कौन है? बेसिकली सीजीआई इज द हाईएस्ट ऑफिसर, या आप कह सकते हैं हाईएस्ट इंडियन रैंकिंग मेंबर ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो जिस तरीके से हमारी सरकार का हाईएस्ट आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से आपके जुडिशरी के जो हाईएस्ट ऑफिसर माने जाते हैं दैट इज सीजेआई, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हाल ही में जो 50th सीजेआई थे वो आपके डीवाई चंद्रचूड़ थे, और अब जो आपके 51th सीजेआई की जो शपथ लेने वाले हैं दैट इज आपके जस्टिस संजीव खन्ना। So who will be the next CGI, या who will be the 51th CGI of the country? Then he is Justice संजीव खन्ना, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी शपथ ले ली है। अब होता क्या है कि सीजीआई एक्चुअली चुना कैसे जाता है? सीजीआई इज़ अ वेरी बेसिकली वेरी नॉर्मल प्रोसेस, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है सीजीआई अपॉइंट करने का। सीजीआई की अपॉइंटमेंट यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और जो आउटगोइंग सीजीआई मतलब डीवाई चंद्रचूड़ जो अभी निकले हैं, उन्होंने संजीव खन्ना जी का नाम लिया है कि हाँ ये जो रहेंगे आपके अगले सीजीआई रहेंगे। और जो सीजीआई चुने रहते हैं वो जजेस के सीनियरिटी बेसिस पे आपके चुने जाते हैं। तो डीवाई चंद्रचूड़ के बाद में जो सीनियरिटी बेसिस पे जो जज आपके बने हैं दैट इज आपके संजीव खन्ना। इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है बाय प्रेसिडेंट, और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता। उसी लिस्ट को या जिसका रिकमेंडेशन किया जाता है यूनियन लॉ मिनिस्टर, वो चीज़ फॉरवर्ड करती है टू द रिकमेंडेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट के साथ एडवाइस एड एंड एडवाइस के बाद में आपका सीजीआई को अपॉइंट करते हैं। वेरी सिंपल प्रोसेस कि भाई इस तरीके से नॉर्मल प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है, जाता हुआ सीजीआई आते हुए सीजीआई का नाम लेता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो यस, क्वालिफिकेशन में सबसे पहले होती है कि आपको भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। नागरिक सिटीजन सिंपल, आपको यहाँ की नागरिकता अगर आपके पास है देन आप यहाँ पे सीजीआई बन चुक सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन कौन आपका सीजीआई बन सकता है? तो क्वेश्चन इज दैट कि सबसे पहले सीजीआई बनने के लिए आपको भारत का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि यहाँ का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ जुडिशियल रिकमेंडेशंस भी होती हैं, कुछ जुडिशियल क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशंस भी होती हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो आपकी सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि दैट हैव बीन एटलीस्ट 5 years a judge of high court or 2 or more such courts in सक्सेशन। दैट मीन्स कि आपको किसी ना किसी हाई कोर्ट का कम से कम 5 साल तक जज होना चाहिए, या 1 से 2 हाई कोर्ट्स का आपको कम से कम 5 साल तक जज होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। और आपको कम से कम 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए किसी हाई कोर्ट में, या 1 or 2 सक्सेशंस। तो आप या तो 5 साल के लिए जज रहें किसी हाई कोर्ट में, या 10 साल के लिए एडवोकेट रहें। एंड साथ ही साथ प्रेसिडेंट की नज़रों में आप एक एमिनेंट या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट के तौर पे आपको देखा जाना चाहिए। दिस इज द वेरी बेसिक क्वालिफिकेशन अगर किसी को सीजीआई बनना चाहिए। ये नंबर्स याद कर लीजिए, कई बार यूपीएससी के पेपर में डायरेक्टली ये नंबर्स या फिर स्टेटमेंट आपसे पूछी जाती है, और बहुत सारे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कंफ्यूज होते हैं। बट द आंसर इज कि 5 years आपको जज होना चाहिए हाई कोर्ट में, और 10 years आपको एडवोकेट होना चाहिए किसी ना किसी हाई कोर्ट में। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ, एक टर्म कितना होता है सीजीआई का? तो एज सच कोई टर्म फिक्स नहीं है। आपका 65 तक की एज तक कोई भी सीजीआई जो है कर सकता है आपका। मेजरली कोई एज सच अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाए तो इसकी कोई फिक्स्ड टेन्योर आपका नहीं है। इसीलिए जो आपके संजीव खन्ना जी आ रहे हैं उनका जो टेन्योर है एज अ सीजीआई वो लगभग 6 महीने के आसपास का है, यानी कि 6 महीने के बाद ही जो आपके संजीव खन्ना है वो आपके 65 years के एज के हो जाएंगे। तो जो अगले सीजीआई जो आपके 51st सीजीआई हैं उनका टेन्योर लगभग 6 महीने का ही रहेगा। तो हो सकता है कि ये भी अपने 6 महीने के टेन्योर में इस चीज़ को ऐतिहासिक बनाने के लिए कुछ ना कुछ मेजर जजमेंट्स ऑब्वियसली लेकर आएंगे। चलिए कुछ फैक्ट्स चेक करते हैं। कई बार यूपीएससी आपसे कुछ फैक्ट्स पूछ लेती है कि कौन पहला था सीजीआई रहे हैं, कौन सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर के सीजीआई रहे हैं क्या। और एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, क्या एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्या आज तक कोई फीमेल सीजीआई रही है? सो आंसर इज नो। चलिए तो कुछ फैक्ट्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यस, नंबर 1 फैक्ट कि आज तक जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई माने गए हैं वो आपके डीवाई चंद्रचूड़ यानी 50th सीजीआई के ही पिताजी थे, दैट इज
वाईवी चंद्रचूड़ जो रहे हैं 1978 से लेकर 1985 तक जो रहे हैं आपके सीजीआई वो रहे हैं। सेकंड जो रहेंगे कि आपके यंगेस्ट सीजीआई कौन रहे हैं, तो यस हिदायतुल्लाह इज द यंगेस्ट चीफ जस्टिस या वाज द यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री। देन थर्ड आपका एक है कि पहले सीजीआई कौन है, कई बार ये पेपर्स में पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर ये फैक्ट आप स्टेट सर्विसेज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यस जस्टिस हरिलाल जयकुंदास कनकानिया या फिर हम बोलते हैं एच.जे. कानिया जो थे वो पहले इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया आपको देखने के लिए सीजीआई देखने के लिए मिलेंगे। एंड देन द शॉर्टेस्ट, जैसे मैंने बोला ना एज के हिसाब से, तो शॉर्टेस्ट जो सर्विंग सीजीआई थे वो केवल 17 दिन के लिए थे, वो थे आपके कमल नारायण सिंह। तो कमल नारायण सिंह जो थे वो आपके शॉर्टेस्ट अभी तक के सर्विंग सीजीआई रह चुके हैं, उनका कार्यकाल केवल 17 दिन का ही रहा था। नाउ यस विमेन की अगर मैंने बात की कि यस आज तक कोई विमेन नहीं रही है, लेकिन हम पहले ये प्लान था कि 51st जो सीजीआई रहेंगी वो विमेन रहेगी, बट नाउ ये डेटा फिर चेंज हुआ है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि पहली फीमेल सीजीआई हमें 2027 में मिलेंगी, दैट इज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, ये आपको मिलेंगी अपनी 2027 की सीजीआई। लेट अस सी कि आगे भी कहीं ये फैक्ट बदलता है कि एग्जैक्टली हमें पहली भारत की महिला सीजीआई मिलती है। तो देखने को ये मिलता है कि क्या 2027 तक की हमारी कोई फीमेल सीजीआई हमें पहली मिलती है या स्टिल ये आगे बात टलती है। बट यस 50th सीजीआई के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात करूँ तो इनका कार्यकाल जो रहा है वो लगभग आपका 2 साल के आसपास का कार्यकाल रहा है, और इन्होंने 2 साल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं, जिसमें हम अयोध्या तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। अयोध्या वर्डिक्ट दिया है, अबॉर्शन राइट्स फॉर अनमैरिड वुमेन, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, प्राइवेसी, और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इन्होंने ऑलरेडी अपने नाम पे किए हैं। बट जाते जाते भी इन्होंने एक सुर्खियां बटोरी, दैट इज जब इन्होंने बात करी एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस पे, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही 59 साल पुराने वर्डिक्ट पर सवाल उठाते हुए आपका एक क्वेश्चन मार्क किया, दैट इज एस अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967। और ये आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या है और किस तरीके से एएमयू का इतना एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है माइनॉरिटी अल्पसंख्यक स्टेटस पे, उसके बारे में एक छोटी सी हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बेसिकली कहानी शुरू होती है आज़ादी से पहले, जब सर सैयद जो हैं वो एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड लेवल की पढ़ाई जो है वो प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए वो एक कॉलेज की स्थापना करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और ये चाहते हैं कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी बने जिसमें इंग्लिश और हर तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन उस वक्त इसको यूनिवर्सिटी ना बनाने के चलते इन्होंने एक मदरसे की स्थापना कर दी या इसको मदरसा बनाया। बाद में स्टोरी चलती है, धीरे धीरे ये क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करके आपकी जो ओरिएंटल कॉलेज होता है उसको एक यूनिवर्सिटी का रूप बना देते हैं। दैट मीन्स चंदे से ये बनती है एक यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी, जिसको हम आज जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देन आज़ादी होती है 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। देन 1950 में ये कहा जाता है कि ये इंस्टीट्यूशन ब्रिटिशर्स के टाइम का था। देन आज़ादी के बाद इसको एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू एक इंस्टीट्यूशन, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे 1950 में हमारा वंश में यहाँ से वापस रिकॉर्ड कर रही हूँ, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। एंड देन उस टाइम ये डिसाइड किया जाता है कि ये आर्टिकल 30, अब आर्टिकल 30 के तहत नहीं जबकि एक पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। अब आर्टिकल 30 और एक्ट का ये जो डिफरेंस है, यहीं से आपकी सारी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू होती है। एक्चुअली हम उससे पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल 30 हमारा कहता क्या है। जो आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली ये कहता है, ऑल द माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। कोई भी ऐसी रिलीजियस या लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज हैं वो अपने हिसाब से कोई भी संस्था या फिर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शनिंग अपने हाथ में रख सकते हैं। लेकिन वापस कहानी पर आते हैं। लेकिन होता क्या है कि 1951 में एएमयू एक्ट के सेक्शन 8 और 9 को हटाया जाता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में धर्म या रिलीजन के नाम पे नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे सबको इक्वली पढ़ाया जाएगा। और ये सेक्शन हटाया जाता है कि कोई भी रिलीजियस बेसिस पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपकी कोई पढ़ाई नहीं होती है। देन 1967 में ये जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अजीज भाषा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि येस आपका
ये एक माइनॉरिटी स्टेटस इसको नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी एक एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश है, आर्टिकल 30 के थ्रू स्टैब्लिश नहीं है। लेकिन इसके बाद 2005 में होता क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद को माइनॉरिटी घोषित करते हुए 50% जो रिजर्वेशन है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स को दे देती है। अब होता क्या है कि जब ये रिजर्वेशन 50% मुस्लिम स्टूडेंट्स को दिया जाता है तो जो हिंदू स्टूडेंट्स है वो भड़क जाते हैं और वो केस करते हैं आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। तो ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट पे जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। देन फिर ये बवाल बढ़ता है और 2019 के आसपास एक PIL फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में और फिर ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंचेस, अब आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से 3, 7, 5, 11 कोई भी बड़े जजमेंट्स इस तरीके से ही रहते हैं। तो ये हम बेंचेस इसीलिए रखते हैं इस तरीके के 7, 9, 11 ताकि कोई भी जजमेंट एक तरफा ना रहे, हमेशा किसी ना किसी पक्ष के प्रति आपका फैसला रहे। तो 7 जजेस बेंच जो है आपके 2019 में बैठते हैं और उसके बाद फाइनली आपका 2024 में ये फैसला आता है 4:3 में कि नहीं, इसको माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए। हालांकि दिस इज नॉट द फाइनल जजमेंट। आप इसके बाद DY चंद्रचूड़ ने ये कहा कि अब ये फ्रेशली 3 बेंचेस जज बैठेंगे और वो फैसला करेंगे कि आगे ये माइनॉरिटी स्टेटस पूरी तरीके से क्या होगा। बट स्टिल मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक राहत की बात थी, उन्होंने ये चीज़ सेलिब्रेट किया। बट ये सारा मैटर अपने आप में कंट्रोवर्सी बन गया, जाते जाते कंट्रोवर्सी का रूप दे गया। और एक कंट्रोवर्सी बेसिकली मेजरली 3 चीज़ों के आसपास आपकी घूमती है। सबसे पहला कि अगर ये पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनी है तो इसको माइनॉरिटी स्टेटस या क्यों दिया जा रहा है, या गवर्नमेंट इसको फंडिंग जो दे रही है तो ये किस तरीके से अब जाते जाते हुई है। और तीसरी कंट्रोवर्सी आपकी ये कहती है कि जब ये माइनॉरिटी स्टेटस है तो ये केवल एक धर्म या एक रिलीजन को लेके क्यों बात कर रही है, क्या ये SC STs क्यों, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC STs को कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो क्या SC STs को भी एज अ माइनॉरिटी वहाँ रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यही आपकी कुछ माइनॉरिटी है और यही आपका कुछ केस और यही आपका जो जजमेंट है ये पिछले कुछ साल से कंट्रोवर्सी का मुद्दा आपका बना हुआ है। होप सो आपको वीडियो समझ आई हो, होप सो इसमें हमने आपकी छोटी छोटी चीज़ों को कंक्लूड करने की कोशिश की है। बट येस, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, CGI क्या है, क्या टेन्योर है, आने वाले CGI का किस तरीके से प्रोसेस होता है, और ये केस कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।